Assalamu alaikum. I'm Abdul Sattar, your chemistry tutor. Dear friends, I warmly welcome all of you in today's lesson. Today's lesson is a different lesson, different than the other lessons we have completed so far. Friends, जो lessons अभी तक हमने discuss किए हैं, they were all about the hydrocarbons. That's the organic section of your matriculation course. जो आपके मैट्रिक के कोर्सेज के ऊपर प्रिस्क्राइब सिलेबस है, उसके जो ऑर्गेनिक सेक्शन था उसको हमने लास्ट टाइम जितने भी लेसन्स डिस्कस किए हैं, they were for the organic chemistry. Today onwards, we will go to discuss another very important chapter regarding to your syllabus, and that will be about the chemistry of life. And what I mean, you can understand very well, that's the biochemistry. For a couple of weeks जो हमारे अगले lessons आएंगे उसमें हम discuss करेंगे the lessons regarding the biochemistry. Today is the first lesson of the biochemistry जो कि हम आज discuss करेंगे. Friends, you know that there are several substances on which the life depends. That is the carbohydrates, that's the lipids, that is the fats, या इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि वाइटामिन्स हैं, सॉल्ट इनटेक है, अमाइनो एसिड्स हैं, दे आर ऑल वेरी मच एसेंशियल फॉर द लाइफ. Today's lesson is particularly given for the carbohydrates, जो कि हम आज उसको डिस्कस करेंगे. आज के लेसन में जो चीज़ें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैट्रिकुलेशन कोर्स जो है वो लिमिटेड सा कोर्स है, छोटी सी नॉलेज डिपेंडेंट कोर्स है. इसके ऊपर जितना नॉलेज हम प्रोवाइड करेंगे, दैट विल बी अबाउट द सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोसेक्राइड्स, disaccharides and the and in certain cases we can call it as the polysaccharides. उसके बाद हम थोड़ा सा देखेंगे कि इनकी solubility क्या है. कुछ कंपाउंड हम आपको दिखाएंगे जो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, उनकी solubility हम शो कराएंगे कि what is the solubility of this substance in water and how it is going to be dissolved in aqueous solution. उसके बाद हम देखेंगे the important thing which is called as the dextrose strips, which are very essential for जो diabetes के patients होते हैं उनके लिए यूज़ होता है. Good to discuss this one as well. So these are the basic things that we will go to discuss in today's lesson. Come with me. I am going to show you the today's lesson, and you can see on your television screens. Our today's lesson is about the chemistry of carbohydrates. That's the sugars जिनको हम commonly बोलते हैं. उनकी केमिस्ट्री को हमने थोड़ा सा डिफाइन करना है, थोड़ा सी उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है अबाउट दी केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. विल गो टू सी नाउ व्हाट आर द लर्निंग आउटकम्स ऑफ टुडेज लेसन. आज जब हम अपना लेसन कंप्लीट करेंगे, देन आई विल बी वेरी मच, आई एम होपफुल दैट यू विल गो टू लर्न दीज थिंग्स. दैट इज, यू कैन सी that the learning outcomes of today's lesson, and by the end of the lesson you will be very much able to distinguish between mono, di and trisaccharides. आप ये मालूम कर पाएंगे कि मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं, डाइसेक्राइड्स क्या होते हैं, ट्राइसेक्राइड्स या जिनको हम पॉलीसेक्राइड्स तक जा सकते हैं कि ये टर्म्स हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं. उसके बाद आप देख सकेंगे, यू विल बी वेरी मच एबल टू चेक द रिलेटिव सॉल्युबिलिटी इन वाटर ऑफ स्टार्च एंड शुगर. नौ कॉमन शुगर जो हमारे पास है और स्टार्च जो आपने कॉमनली देखा होगा घर के अंदर भी हम यूज करते हैं, इन दोनों की सॉल्युबिलिटी को हमने देखना है कि हाउ दे आर गोइंग टू बिकम सॉल्युबल इन aqueous solution. उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे the use of the dextrose strips. जो डेक्सट्रोज स्ट्रिप्स होती हैं उनका क्या इस्तेमाल है, उनके लिए कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज के लेसन के अंदर. एंड आई एम होपफुल दैट यू विल बी विद अस to watch our whole program and then to participate in the program by sending mail, by SMS के थ्रू हम आप participate कर सकते हैं, आप live calls कर सकते हैं हमारे program के अंदर. By the end of the lesson हम आपको CQs देंगे, multiple choice questions देंगे, और हम देखेंगे कि आपने हमारा program कितना देखा और कितना participate किया आपने हमारे प्रोग्राम के अंदर. सो कम विद अस एंड वी आर गोइंग टू शो यू द वर्ल्ड ऑफ बायोकेमिस्ट्री, जिसका एक पहला पार्ट हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, दैट इज अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स. डियर फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट द वर्ड लिटरल मीनिंग जो इस कार्बोहाइड्रेट के लिए आती है, दैट इज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. क्योंकि जो इनिशियली जो एंशिएंट टाइम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये समझा हुआ था कि ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है. कैसे उनको पता चला कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है? क्योंकि जब इस कंपाउंड को हीट किया जाता था, दे ऑब्टेन द मास ऑफ ब्लैक मास, यानी डार्किश मास मिलता था उनको, एंड द वाटर वाज इवॉल्व्ड फ्रॉम दैट सॉल्यूशन एंड द कैरामल स्मेल वाज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस.
प्रोसेस, जब उसको बर्निंग की जाती थी उस कंपाउंड की, कार्बोहाइड्रेट की, तो उसके साथ साथ ब्लैक से मास बच जाता था, वाटर उसमें से उड़ जाता था और कैरामल्स उसमें से ऑर्डर आना शुरू हो जाती थी। तो लोगों ने ये समझा उस जमाने के कि दीज आर एक्चुअली द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, कार्बन के ये हाइड्रेट्स हैं। बट नाउ वी नो दैट दे आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. Not only, most of them are definitely considered as the hydrates of carbon, but they also contain the sulfur, they also contain the nitrogen as well. बहुत सारे ऐसे आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे जिनके अंदर सल्फर भी होता है, जिनके अंदर नाइट्रोजन भी होता है इवन. सो द ओल्ड कॉन्सेप्ट जो उस वक्त था कि जी दे आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, नाउ इट हैज बीन डैमेज्ड, वो खत्म हो चुका है. दे हैव गॉट अ वेरी मच डिफरेंट मटीरियल दैट वी हैव नाउ डिफाइंड देम केमिकली. उनको केमिकल तरीके से उसको डिफाइन किया गया है. और उसको केमिकल तरीके से कैसे डिफाइन किया है, हमने फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े हुए हैं ऑलरेडी. हमने लास्ट ऑर्गेनिक सेक्शन पढ़ा था, उसमें आपने देखा होगा कि हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिसमें अल्डिहाइडिक फंक्शन है, जिसमें कीटोनिक फंक्शन है, कार्बोनाइल फंक्शन जिसको हम नाम देते हैं, दे आर प्रेजेंट इन दीज सब्सटेंसेस. ये जो हम जिनका नाम हम कार्बोहाइड्रेट इस वक्त दे रहे हैं, एक्चुअली दे आर taken as a polyhydroxyaldehydes or ketones or the substances which produce these sort of the substances on acid hydrolysis. यानी वो कंपाउंड या तो खुद कोई polyhydroxyaldehyde या कीटोन होना चाहिए, या फिर ऐसा कोई कंपाउंड जो जब उसका हाइड्रोलिसिस किया जाए और वो polyhydroxyaldehyde और कीटोन प्रोड्यूस करे, तो हम कहेंगे दे आर कॉल्ड एज ई कार्बोहाइड्रेट्स. Now in general terms we call them as saccharides. एक नया टर्म हमने इस्तेमाल किया है इनके लिए, उसका नाम रखा गया that's called the saccharides. अगर सिंगल यूनिट सैकराइड है तो हम कहेंगे दिस इज कॉल्ड द मोनोसैकराइड. हम इसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे आगे चल के. और उसके बाद अगर उसमें दो यूनिट्स मोनोसैकराइड के यूनाइटेड हैं तो हम कहेंगे दिस इज कॉल्ड द ट्राइसैकराइड. फिर ये डाइसैकराइड, फिर ये ट्राइसैकराइड हो सकता है, टेट्रासैकराइड हो सकता है. इवन थोड़े से ग्रुप अगर मिलके अप टू 9 यूनिट्स के साथ मिलके कोई कंपाउंड बनता है तो हम कहेंगे दिस इज कॉल्ड एज ई ओलिगोसैकराइड. और अगर बहुत सारे अनलिमिटेड नंबर ऑफ स्मॉलर यूनिट्स कनेक्टेड एक दूसरे के साथ हम कहेंगे दिस इज कॉल्ड एज ई polysaccharide. So जो old concept था इनके लिए कि these are called as the hydrates of carbon, now it has been diminished. A new definition, a modern definition to the carbohydrates has been given, and that defines the carbohydrates as the polyhydroxyketones or polyhydroxyaldehydes. तो आपने देखा कि जो पुराना ट्रेडिशनल नाम था इनका, ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं. कोई भी एक ऐसा एग्जांपल जो कि इस फॉर्मूला को एडजस्ट कराए कि जी दे आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, इसका मतलब वो कार्बोहाइड्रेट ना हो, तो इसका मतलब है कि जो हमने डिफाइन किया उनको, वो हमारी डेफिनेशन इसके लिए बिल्कुल गलत साबित होती है. और ऐसा ही हुआ एसिटिक एसिड का. अगर आप फॉर्मूला देखें और एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को कन्वर्ट करें इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, तो आप देखेंगे एसिटिक एसिड इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट्स. स्टिल जो उसका फॉर्मूला है दैट फॉलोज जनरल फॉर्मूला ऑफ द कार्बोहाइड्रेट. तो इसका मतलब यह है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो एक्चुअली लिटरल मीनिंग जो उनकी ली जाती है कि वो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है, दे आर नॉट एक्चुअली द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, दे आर एक्चुअली पॉलीहाइड्रोक्सीकीटोन्स और पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड्स. इस पैराग्राफ के अंदर आप देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि हम आपसे क्या शेयर करना चाहते हैं. नाउ यू कैन सी हियर व्हाट आर द कार्बोहाइड्रेट्स. पहले हम देखेंगे कि ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं क्या. लेट मी टू सिलेक्ट द पेन. ओके, The literal meaning of the word carbohydrate is hydrate of carbon. इसको समझा गया कि कार्बन के हाइड्रेट्स हैं. This name was given by the early scientists because the carbohydrates decompose on heating. जब उनको हीट किया जाता है तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं to give carbon and water is going to be produced as well. On this basis, the carbohydrates can be given the general formula of this one. ये कार्बोहाइड्रेट्स को जनरल फॉर्मूला दिया जा सकता है कि CxH2O टाइम्स, जो कि बताता है आपको दीज आर एक्चुअली द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. और मोस्ट ऑफ द जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो इसी को फॉलो करेंगे कि दे आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. हाउएवर दिस मीनिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज ओनली ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट नाउ. वो सिर्फ एक हिस्टोरिकल सा इंटरेस्ट रह गया है, अब उसकी कोई ताल्लुक नहीं है उसकी एक्चुअल डेफिनेशन से. बिकॉज इट इज नोन दैट मेनी कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन व्हाट, they contain also nitrogen and sulfur in addition to carbon, hydrogen and oxygen. यानी कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन भी होगा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ये तो होता ही होता है, उसके साथ साथ इनमें नाइट्रोजन भी हो सकता है, इनके अंदर सल्फर भी मौजूद हो सकता है. Moreover, there are several compounds like acetic acid, जैसे मैंने एग्जांपल बताया था कि एसिटिक एसिड है which have similar formula but are different from दी कार्बोहाइड्रेट्स. वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, हालांकि उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है अगर उसको फॉलो करें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ C2H2O एंड
अगर इसके बाहर में 2 टाइम लगा दूं तो दिस कन्वर्ट्स इनटू द फॉर्म ऑफ C2H4O2 एंड दिस सजेस्ट दैट दिस इज आल्सो द हाइड्रेट ऑफ कार्बन. ये भी एक तरह का कार्बन का हाइड्रेट बन जाता है, बट यू नो दैट एसिटिक एसिड इज नॉट अ हाइड्रेट ऑफ कार्बन, इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट, इट्स अ वेरी मच डिफरेंट कंपाउंड एज कंपेयर टू द कार्बोहाइड्रेट. सो इट मींस दैट जो हमने उनको पुरानी डेफिनेशन दी हुई है वो सिर्फ एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रखती है, अदरवाइज इसका कोई ताल्लुक इस वक्त कार्बोहाइड्रेट के प्रॉपर्टीज से नहीं है. कार्बोहाइड्रेट्स आर नाउ डिफाइंड इन अ वेरी डिफरेंट फॉर्म. उनको केमिकल तरीके से डिफाइन किया गया है, और वो केमिकल तरीका क्या है कि ये इस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स. या तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स काफी सारे इनके स्ट्रक्चर के अंदर होंगे, जब आप एक दो स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, या फिर ऐसे कंपाउंड जब उनका हाइड्रोलिसिस किया जाए और वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन को प्रोड्यूस करें, देन दे विल आल्सो बी कॉल्ड एज दी कार्बोहाइड्रेट्स. मोस्ट कार्बोहाइड्रेट्स कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये 3 एलिमेंट तो होते ही हैं कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, बट अ फ्यू आर नोन टू कंटेन नाइट्रोजन एंड सल्फर एज वेल. Carbohydrates are major constituents of most plants, which constitutes about 60 to 90% जो प्लांट होता है वो कार्बोहाइड्रेट के ऊपर मुश्तमिल होता है. बाकी जस्ट में 40 to 10% जो होती है बाकी चीजें उसमें अंदर होती हैं. यानी जो प्लांट्स हैं दे कंटेन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, जो कि आपको पता है कि सेलुलोज जो उनका है वो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जितने प्लांट्स होंगे, एंड सेलुलोज इज अ पॉलीसेकेराइड यानी ये एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है. एनिमल्स कंटेन लेस देन 1%, यानी एनिमल्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट ना होने के बराबर होते हैं, सिर्फ 1%, लेस देन 1% जो कार्बोहाइड्रेट एनिमल्स में पाए जाते हैं. अदरवाइज जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं सारे के सारे आपको प्लांट किंगडम के अंदर मिलेंगे, एनिमल किंगडम के अंदर नहीं होते. प्लांट्स कैन सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. नॉर्मली आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है प्लांट्स के अंदर, जिसमें वो एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के मॉलिक्यूल्स लेके और वो कन्वर्ट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स. जी फ्रेंड्स, नाउ इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक. स्टे विद अस. वेलकम बैक. जी फ्रेंड्स, ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे दी ट्रेडिशनल हिस्ट्री बिहाइंड दी कार्बोहाइड्रेट्स, और हमने देखा कि जो कार्बोहाइड्रेट्स इस वक्त वो क्या कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड एज ई पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स. और उसके बाद हमने देखा कि जो एनिमल्स हैं दे कंटेन ओनली स्मॉलर अमाउंट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, दे नीड द you can say proper amount of the carbohydrates, but that whole amount of the carbohydrate will be taken from the plants, because plants contain around about 60 to 90% जो उनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है that contain the you can say carbohydrates. और जो एनिमल्स हैं वो less than 1% उसके अंदर मौजूद होता है. that's why they need amount of the carbohydrates. They are dependent upon the in other words plants, because plants contain they produce their own carbohydrate with the help of the reaction which we call as the photosynthesis. Okay, come now we are going towards the next subtopic, and that the digestion of the carbohydrates. Dear friends, when you take the carbohydrate in your diet, then carbohydrate की जो hydrolysis है उसका जो decomposition process है that starts when you take the food in your mouth. saliva जो हमारे माउथ के अंदर मौजूद होता है that contain an enzyme which is called the ptyalin, and ptyalin start to convert the you can say carbohydrate जो polysaccharides होते हैं, starch for example that starch is going to be converted into the form of the maltose. वो maltose में convert होगा, फिर slowly when the food goes on into intestine, उसके बाद pancreas में से कुछ enzymes generate होते हैं जो कि solely convert कर देंगे, all the starch will be converted into the form of the glucose, और फिर वो body intake होगा, उसके बाद उसकी burning होगी, and that will go to produce energy, and the carbon dioxide जो energy हमें required होती है that is going to produced with the help of the different enzymes जो body के अंदर मौजूद हैं. they convert the starch into the final product जो हमारे पास आता है, that's the glucose. उसके बाद फिर आप further reactions होंगे and then the energy will be generated in your body. now उसके बाद फिर दोबारा ग्लाइकोजन बन जाता है जो आपका स्टोर्ड फूड होता है. जब हम फास्टिंग होते हैं यानी रोज़ा रखते हैं तो उस वक्त जो हमारी कमी होती है कार्बोहाइड्रेट की, वो जो हमारा स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, वो हम बॉडी का यूज़ कर रहे होते हैं एक्चुअली, एंड वी डोंट फील एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम for our body requirements. Now
What happens in the digestion of carbohydrate? जब carbohydrate digest होते हैं तो फिर ये process होगा, that is the digestion of the carbohydrates begins in the mouth where the enzyme taline, एक taline enzyme होता है that is present in the saliva, जो माउथ के अंदर सलीवा है उसके अंदर ये मौजूद होता है. टैलिन एक्ट्स इन न्यूट्रल और स्लाइटली एसिडिक मीडियम, जो उसकी पीएच है मीडियम की दैट में बी फ्रॉम 6 to 7.1 एंड हाइड्रोलाइजेस स्टार्च टू माल्टोज, और जो स्टार्च होगा वो माल्टोज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी पॉलीसेक्राइड कन्वर्ट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ अ डाइसेक्राइड वन. This process continues in the stomach as the food moves down into the intestine. Other enzymes produced by pancreas, जो बाकी enzymes हैं वो pancreas से generate होते हैं, जिसमें insulin आता है. Intestinal glands act on it and convert it finally into the form of the glucose and other simpler products. जैसे आप देख रहे हैं कि जो maltose है that is further going to be hydrolyzed with the help of the different enzymes and converts into the form of the final product, which is the glucose one. Now glucose is then carried to liver and muscles by capillary blood vessels. जो कैपिलरी ब्लड वेसल्स हैं उसके थ्रू ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में चला जाता है, जिसमें लिवर है उसके साथ साथ मसल्स हैं. ग्लूकोज इन द लिवर इज स्टोर्ड एज अ ग्लाइकोजन, जो बॉडी का एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है दैट इज गोइंग टू बी स्टोर्ड इन द बॉडी विच इन द फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन, जो कि लिवर के अंदर मौजूद होता है. वाइल इन द मसल्स इट इज ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन की इंटेक लेते हैं तो उस वक्त जो बाकी में अंदर ग्लूकोज होता है, खासतौर पे जो मसल्स के अंदर ग्लूकोज होता है, दैट इज गोइंग टू बी ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज एनर्जी, उसमें से एनर्जी रिलीज होती है. द प्रोडक्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच आर एक्सहाल्ड आउट, और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होती है बॉडी के अंदर दैट इज गोइंग टू बी एक्सहाल्ड आउट, वो बाहर निकल जाती है. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक एज अ डाइट लेते हैं तो उसकी फर्स्ट जो डिकम्पोजिशन स्टार्ट होती है, हाइड्रोलाइसिस स्टार्ट होता है, दैट स्टार्ट फ्रॉम योर माउथ इन विच द सलीवा कंटेन्स द एंजाइम दैट्स अ टाइलिन एंजाइम, और उसके बाद फिर ऑनवर्ड्स जब आगे जाएंगे तो पैंक्रियाज में से, ग्लैंड में से जनरेट होते हैं एंजाइम जो आखिरी ब्रेकअप करके उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं आपके स्टार्च को, जो कि पॉलीसेक्राइड है. ग्लूकोज इज अ मोनोसेक्राइड, अभी थोड़ी देर में आपको हम बता देंगे कि व्हाट आर द पॉलीसेक्राइड्स एंड मोनोसेक्राइड्स. उसके बाद जब ग्लूकोज प्रोड्यूस हो जाता है तो ग्लूकोज के दो चीजें होती है, या तो वो लिवर में चला जाता है, स्टोर हो जाता है एज ग्लाइकोजन, या फिर वो मसल में जाता है और वहाँ पे ऑक्सीडाइज होकर एनर्जी जनरेट करता है, जिसके थ्रू हम डिफरेंट वर्क्स करते हैं बॉडी को जो एनर्जी रिक्वायरमेंट दैट इज गोइंग टू बी फुलफिल्ड विद द हेल्प ऑफ द ग्लूकोज प्रोड्यूस्ड. ओके, नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द actual our subtopic, that is a classification of the carbohydrates. Carbohydrates मैंने आपको जैसे पहले बताया था, carbohydrates are actually called now as the aldehydes or ketones, polyhydroxyaldehydes और ketones, और 3 कार्बन से ऑनवर्ड्स ये कंपाउंड हो सकते हैं. 3 कंपाउंड यानी ट्रायोज के फॉर्म में हो सकता है. अगर 4 कार्बन का कंपाउंड बना हुआ है कोई कार्बोहाइड्रेट तो हम इसको टेट्रोज का नाम देंगे. 5 कार्बन का अगर प्रोड्यूस हुआ है तो हम इसको पेंटोज का नाम देंगे. हेक्सोजेस हैं, हेप्टोजेस हैं, ऑक्टोजेस हैं. जितने नंबर ऑफ कार्बन उनके स्ट्रक्चर के अंदर होंगे उसके थ्रू उनको लास्ट में ओज लगा के और उनका नाम कंप्लीट करेंगे. तो इसका मतलब यह है कि 3 कार्बन से ऑनवर्ड्स आपके कार्बोहाइड्रेट जनरेट हो सकते हैं, जिसमें कि 3 कार्बन होगा तो उसका नाम ट्रायोज रखेंगे. फिर ऑनवर्ड्स जाएंगे, 4 कार्बन होगा तो टेट्रोज का नाम देंगे. फिर उसके अंदर पेंटोज का नाम आएगा. ये फिर डिपेंड करेगा कि इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है. अगर एल्डिहाइड एक फंक्शन है तो हम इसको नाम देंगे, दे विल बी कॉल्ड एज दी एल्डोट्रायोजेस, एल्डोटेट्रोजेस, एल्डोपेंटोजेस, एल्डोहेक्सोजेस, समथिंग लाइक दैट वन. यानी एल्डिहाइड फंक्शन होगा और कार्बन की तादाद को शो कराने के लिए हम उसके साथ लास्ट में ओज लगाएंगे तो उसका ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा कि इसमें कितने कार्बन के एटम्स मौजूद हैं. और अगर उसमें कीटोन ग्रुप मौजूद है तो हम कहेंगे कीटोट्रायोजेस, कीटोटेट्रोजेस, कीटोपेंटोजेस एंड समथिंग कीटोहेक्सोजेस तक आप चले जाएं, दे विल बी नेम्ड समथिंग लाइक दैट वन. जब इसकी प्राइमरी क्लासिफिकेशन में जाते हैं तो हाउ मेनी बेसिक यूनिट्स आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, दैट डिपेंड्स अपॉन जो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स हैं नॉर्मली जो मोनोसेक्राइड्स कहलाते हैं, दे आर जस्ट लाइक ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, मेनोज है, गैलेक्टोज है, दे आर कॉल्ड एज एल्डोहेक्सोजेस और कीटोहेक्सोजेस. जो फ्रक्टोज है दैट इज अ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द हनी. और आपने देखा होगा, चख के देखा होगा आई होप के जो शहद हम घर में इस्तेमाल करते हैं, दैट्स अ सो स्वीट सब्सटेंस. व्हाई इट इज सो स्वीट? बिकॉज इट कंटेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इट दैट्स कॉल्ड द फ्रक्टोज, एंड फ्रक्टोज इज अ कीटोहेक्सोज.
अभी थोड़ी देर के बाद मैं आपको दिखा दूंगा, उसकी स्ट्रक्चर आप देख पाएंगे, यानी इट्स अ कीटोहेक्सोज, और कीटोहेक्सोज जो है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्वीट सब्सटेंस इन द कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री। इससे ज्यादा स्वीट कार्बोहाइड्रेट्स में कोई भी नहीं है, सबसे ज्यादा स्वीटर जो होगा वो आपका फ्रक्टोज कहलाता है। तो जो क्लासिफिकेशन हमने दी हुई है दैट डिपेंड्स अपॉन दी यूनिट्स यूनाइटेड विद ईच अदर, और जैसे मैंने बताया कि ये ट्रायोज भी हो सकता है, ये टेट्रोज भी हो सकता है, ये पेंटोज। हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करेंगे देयर विल बी द हेक्सोजेस, यानी 6 कार्बन के जो बने हुए हैं उनके साथ हम डिस्कस करेंगे। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो मोनोसेक्राइड हो सकते हैं, वो डाइसेक्राइड हो सकते हैं, वो पॉलीसेक्राइड हो सकते हैं। तीन तो ये इनकी बेसिक जो है वो क्लासिफिकेशंस हैं, जिसमें मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड एंड उसके बाद हम पॉलीसेक्राइड कहेंगे। डाइसेक्राइड के बाद ट्राइसेक्राइड हो सकता है, टेट्रासेक्राइड हो सकता है, पेंटासेक्राइड हो सकता है, डिपेंडिंग कितने यूनिट्स आपस में ज्वाइंट हैं, अप टू नोनासेक्राइड तक ये हो सकता है, यानी 9 कार्बन की यूनिट के एटम्स का यूनिट मिलके आपस में जो है वो उसकी होल स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इसलिए जनरली जो डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड एंड टेट्रासेक्राइड है इनको बोलते हैं दे आर कॉल्ड द ओलिगोसेक्राइड, यानी ऐसे सब्सटेंस जिनमें फ्यू यूनिट्स हों मोनोसेक्राइड्स के, तो उनका नाम देंगे दे विल बी कॉल्ड द ओलिगोसेक्राइड्स। अब हम देखेंगे कि मोनोसेक्राइड्स क्या है, इसकी थोड़ी बहुत स्ट्रक्चर में आपको सिखा दूंगा कि इसके अंदर क्या प्रोसेस हो रहा होता है। मोनोसेक्राइड्स में अगर जाएंगे, दीज आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, जो सबसे सादा तरीन कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो आपके कहलाते हैं दे आर द मोनोसेक्राइड्स, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर, इनकी फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं होगी, यानी मजीद इनको छोटे हिस्सों में तकसीम नहीं कर पाएंगे आप। दे मे कंटेन फ्रॉम 3 to 9 कार्बन एटम्स, इनमें 3 से लेके 9 कार्बन के एटम पॉसिबली हो सकते हैं, but the important ones contain only 6 carbon atoms. Monosaccharides are further classified like this one according to the number of the carbon atoms. जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम उनके अंदर मौजूद होंगे मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में हम उनका नाम उसके थ्रू देंगे। Thus the monosaccharides containing the 3 or more carbon atoms can be named as trioses. अगर 3 है तो वो ट्रायोज हो जाएगा, 4 है तो टेट्रोज हो जाएगा, 5 है तो पेंटोज हो जाएगा, हेक्सोज, हेप्टोज, ऑक्टोज, अप टू नोनोज तक चले जाएं। इंपॉर्टेंट मोनोसेक्राइड्स आर द हेक्सोजेस, जस्ट लाइक द ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज एंड मेनोज। इनकी थोड़ी देर में आपको स्ट्रक्चर्स दिखा दूंगा, यू विल सी दैट हाउ दे आर बॉन्डेड विद ईच अदर इन टर्म्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ग्लूकोज इज अ पेंटाहेड्रोक्सीएल्डिहाइड, जो ग्लूकोज है ये पेंटाहेड्रोक्सीएल्डिहाइड है। इट्स हेक्सोज डेफिनेटली, 6 कार्बन के एटम्स होते हैं और 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे इस स्ट्रक्चर के अंदर। 1 एल्डिहाइडिक फंक्शन विल बी इन द ग्लूकोज स्ट्रक्चर, व्हाइल फ्रक्टोज इज अ पेंटाहेड्रोक्सी कीटोन। जो फ्रक्टोज है ये पेंटाहेड्रोक्सी कीटोन है और जो ग्लूकोज है ये पेंटाहेड्रोक्सी एल्डिहाइड है। द टू आर आइसोमेरिक हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ C6H12O6। जितने भी हेक्सोजेस हैं मोस्टली दे कंटेन द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ओनली द स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट। दे एग्जिस्ट बोथ एज ओपन चेन एंड द साइक्लिक स्ट्रक्चर। हमने आपके लिए साइक्लिक स्ट्रक्चर्स जो है वो शो कराई हैं एंड यू कैन सी दैट हाउ दे आर लुकिंग different from each other. In this structure you see first carbon जो है ये aldehydic function containing है, और जो fructose का first carbon है that contain the hydroxyl group, while the second carbon जो fructose के अंदर मौजूद है that contains the carbon and oxygen double bond, that's a ketone group is present in the fructose, while the aldehydic function is present with the glucose. One more difference you can see here, only all the carbons are just the same one, यानी 4, 5, 6 कार्बन तक आपको मिलेगा वही स्ट्रक्चर है जैसी फ्रक्टोज की है वैसी ग्लूकोज की है। थर्ड कार्बन भी आप देंगे OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे भी थर्ड कार्बन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे है। ओनली डिफरेंस इज विद द फर्स्ट एंड द सेकंड कार्बन, यहाँ पे सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप है एंड दैट कंपाउंड OH ग्रुप इज ऑन द फर्स्ट कार्बन। जी फ्रेंड्स, नाउ अगेन इट्स अ टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। जी फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे दी स्ट्रक्चर्स ऑफ द मोनोसेक्राइड्स एंड वी आर गोइंग again to see here the difference is the glucose contain the aldehydic function and the ketone contain fructose contain the ketonic function. गैलेक्टोज में आप देख सकते हैं मेनोज दोनों अल्डिहाइडिक फंक्शन कंटेनिंग है, दोनों हेक्सोजेस हैं और उसके साथ साथ उनके स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस भी आप देख सकते हैं कि गैलेक्टोज के अंदर 3 और 4 कार्बन के जो OH ग्रुप्स हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे हैं और जो बाकी सेकंड और फिफ्थ कार्बन के OH ग्रुप्स हैं वो राइट हैंड साइड पे हैं, while the मेनोज कंटेन फर्स्ट और जो उसकी सेकंड और थर्ड कार्बन के OH ग्रुप्स हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, while जो
फोर्थ और फिफ्थ कार्बन के OH ग्रुप्स हैं वो राइट हैंड साइड पे. सो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज द सेम वन, दैट C6H12O6, ओनली द स्ट्रक्चर्स विल बी डिफरेंट, देन दे विल बी considered as the hexoses, and the hexoses may be ketonic hexoses or maybe the aldohexoses. Disaccharides जैसे वर्ड खुद बता रहा है कि दे कंटेन दी टू मोनोसेक्राइड यूनिट्स ज्वाइंड विद ईच अदर, और जब यूनियन होता है दो या दो से ज्यादा मोनोसेक्राइड यूनिट्स का तो जो बॉन्ड बनता है दैट बॉन्ड इज कॉल्ड दी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, यानी दो सिंपल ग्लूकोज के यूनिट्स को जो बॉन्ड जोड़ के रखेगा आपस में, दो सिंपल जो आपके मोनोसेक्राइड्स हैं उनके जो यूनिट्स को यूनाइट करेगा बॉन्ड, उस बॉन्ड का नाम रखेंगे दैट्स कॉल्ड दी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. और आप देख सकेंगे कि जो डाइसैकराइड सब्सटेंसेस हैं वो हैं क्या, दे आर द शुगर्स प्रोड्यूस टू मोनोसेक्राइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस. जब उनका हाइड्रोलिसिस करें दो मोनोसेक्राइड अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं उस स्ट्रक्चर में से, देन दैट वी कॉल एज द डाइसैकराइड्स. जिसमें हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो है आपकी सक्रोज की, और सक्रोज आप घर में जो कॉमन शुगर हम इस्तेमाल करते हैं, ये इसका सिस्टमेटिक नाम रखा हुआ है यानी केमिकल नाम है इसका, दैट्स कॉल्ड द सक्रोज, व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ ग्लूकोज. जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो उसमें से एक यूनिट ग्लूकोज का बनेगा और दूसरा यूनिट इसमें से फ्रक्टोज का बनेगा, दैट इज द शुगर वी यूज डेली इन आवर होम्स. इस तरह स्ट्रक्चर है इनकी, और दोनों ये है आपका फ्रक्टोज जो कि 5 मेंबर्ड रिंग है, और ये आपका ग्लूकोज जो कि 6 मेंबर्ड रिंग है. इनको यूनाइट किया गया है बाय मींस ऑफ अ लिंकेज व्हिच कॉल्ड एज द अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से दिस इज अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एज वेल. जी फ्रेंड्स, polysaccharides में they are the substances, they are the carbohydrates which produce a large number of the hundreds or thousands of you can say the monosaccharide units. जब इनको हाइड्रोलाइज करेंगे तो इसमें से बहुत सारी क्वांटिटी में बन सकते हैं, हंड्रेड्स हो सकते हैं, वो थाउजेंड्स के फॉर्म में मोनोसेक्राइड के यूनिट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं. और इनकी जो सिंपलर एग्जांपल हमारे पास हैं जैसे स्टार्च है, जैसे सेलुलोज है, जैसे ग्लाइकोजन की एग्जांपल मैंने दी थी, ये सारे क्या हैं, ऑल ऑफ देम आर कंसिडर्ड एज polysaccharides. Friends, now we are going to check out the solubility of the sugar in water. शुगर जो आपके घर में इस्तेमाल होता है उसकी हमने एक पिक्चर भी दी हुई है आपके सामने. शुगर इज अ सॉल्युबल कंपाउंड, वाटर सॉल्युबल है, चाहे आप उसको कोल्ड वाटर में भी डाल देंगे इट विल बी सॉल्युबल इन वाटर. सो व्हाट है, शुगर और सक्रोज इज अ वाटर सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट दैट occurs naturally in every fruit and vegetable in the plant kingdom. It's the major product of photosynthesis, the process by which plants transform the sugar energy into food. स्टार्च भी आपने घर में देखा होगा, हम इसको इस्तेमाल करते हैं कपड़ों का कम से कम कल्फ लगाने के लिए जो हम स्टार्च इस्तेमाल करते हैं चीज, दैट्स आल्सो कॉल्ड एज अ स्टार्च. और आपने देखा होगा कि स्टार्च इज वेरी मच इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में ज्यादातर डिसॉल्व नहीं होता. इट स्टार्ट्स टू डिसॉल्व वाटर बाय बॉइलिंग द वाटर. जैसे जैसे आप उसको बॉइल करते जाएंगे देन इट स्टार्ट टू यू कैन से डिसॉल्व वाटर एंड फाइनली एक क्लियर सा सोल्यूशन बन जाता है, दैट इज द सोल्यूशन ऑफ द स्टार्च बट ओनली एट हाई टेम्परेचर. ओके, now the use of the dextrose strips. Dextrose strips are so important for diabetic patient. Diabetic patient में आपको पता है कि इंसुलिन की या तो कमी हो जाती है, इंसुलिन फंक्शन नहीं करता जो कि रेगुलेट करता है ग्लूकोज को एंजाइम, या तो बॉडी में उसकी डेफिशिएंसी होती है इंसुलिन की, या फिर प्रॉपर्ली जो इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा होता है बॉडी उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती, दैट इज व्हाई इट गेट्स दी हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया. या तो जो शुगर लेवल वो बढ़ जाता है या शुगर लेवल डिक्रीज करता है. अब घर में बैठ के उसको कैसे पता चले पेशेंट को कि उसका लेवल कब बढ़ रहा है कब डिक्रीज हो रहा है, तो उसके लिए एक स्ट्रिप बनाई गई है दैट्स कॉल्ड द डेक्सट्रोज स्ट्रिप. वो थोड़ा सा ब्लड जो है वो पिक करके और उससे जो स्ट्रिप को ऊपर लेते हैं और उस स्ट्रिप को एक गैजेट के अंदर डालते हैं जो कि डायरेक्टली उसकी वैल्यू बता देती है, यानी वो ग्लूकोमीटर कहलाता है बेसिकली. उसके अंदर जब उसको डालते हैं तो उसके ऊपर मुख्तलिफ यूनिट्स आ जाते हैं, मुख्तलिफ पॉइंट्स आ जाती हैं, पता चलता है कि इस मरीज का पेशेंट का जो है ब्लड लेवल डिक्रीज है या इंक्रीज्ड है. तो वो जो डेक्सट्रोज स्ट्रिप्स हैं उसको सिंपली हम क्या कहेंगे, दैट इज the diabetes is a condition in which the body either does not produce enough or does not properly respond to insulin, a hormone produced in the pancreas that enables cells to absorb glucose in order to turn it into energy. In diabetes दो स्टेजेस होती हैं डायबिटीज की. द बॉडी ईदर फेल्स टू मेक इनफ इंसुलिन, या तो बॉडी उतना इंसुलिन नहीं बना पाती, दैट्स कॉल्ड द टाइप 1 डायबिटीज, और डज नॉट प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड टू इट्स ओन
इंसुलिन, या जो अपनी उसकी इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही होती है उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती बॉडी, दैट्स कॉल्ड दी type 2 diabetes. This causes glucose to accumulate in the blood, leading to complications of the eyes, kidneys, heart and the circulatory system, among others. Blood glucose test strips, that's a diabetes test strips, are one of the components of a diabetes monitoring system. Diabetic test strips are an essential part of monitoring blood glucose. कैसे करते हैं उसको? कुछ इस तरह से कि डायबिटीज टेस्ट स्ट्रिप्स डू नॉट वर्क ऑन देयर ओन, ये खुद ब खुद काम फंक्शन करना नहीं शुरू कर देता. दे आर यूज्ड इन कंजंक्शन विद अ ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर. एक छोटी सी गैजेट होगी, उसके थ्रू ये काम जो है वो करेगा. अ डायबिटिक प्रिक्स देमसेल्व्स इन ऑर्डर टू ड्रॉ ब्लड. अपने आप को थोड़ा सा वो प्रिक करेगा जो डायबिटिक पेशेंट होता है, ताकि उसमें से थोड़ा सा ब्लड बाहर आ जाए, विच इज देन अप्लाइड टू द टेस्ट स्ट्रिप. वो उस स्ट्रिप के ऊपर रखेगा. जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि ये मरीज क्या थोड़ी सी उन्हें ब्लड निकाला है, जो कि उस स्ट्रिप के ऊपर लगा के और उस स्ट्रिप को लेके गया है इस गैजेट के अंदर. इस तरह की छोटी सी ग्लूकोमीटर या गैजेट कहलाती है. इसके अंदर जब ये स्ट्रिप हम डालेंगे तो इसके ऊपर मुख्तलिफ यूनिट्स आ जाएंगे, मिलीग्राम पर डीएल के फॉर्म में ये आपके पास वैल्यूज आएंगे. द ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर इज देन एबल टू डिटेक्ट हाउ मच ब्लड ग्लूकोज इज प्रेजेंट. जैसे कि अगर हम एक छोटे से उस फाइल में देखें, SW फाइल में देखें, आपको पता चल जाएगा कैसे होता है. इस तरह की एक यूनिट आपके पास गैजेट होगी. इस गैजेट में यहां से हम इंट्रोड्यूस कराते हैं वो जो टेस्ट स्ट्रिप होती है, और इस तरह के वैल्यूज आते हैं इन द फॉर्म ऑफ मिलीग्राम पर डीएल के फॉर्म में. ये डिस्प्ले आपको बताता है उस मरीज को कि उसके पास जो डिफिशियंसी ऑफ ग्लूकोज या इंक्रीज जो ग्लूकोज के अंदर आई है वो कितनी होगी. जी फ्रेंड्स, दैट वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेसन. और आपने देखा जो हमारा आज का लेसन था दैट वॉज अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स. तो जैसे मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली दे आर सो इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस. व्हाट वी आर स्टडिंग ओवर हियर, व्हाट वी आर ट्राइंग टू क्लियर आवर आइडियाज अबाउट वन ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच वी कॉल एज ई बायोकेमिस्ट्री. दैट्स अ केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, यानी आपसे लाइफ के साथ जो रिलेटेड केमिस्ट्री है उसको हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं. जो बेसिक आइडियाज हैं वो हम अब तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज यू आर द स्टूडेंट ऑफ जस्ट मैट्रिकुलेशन. जैसे जैसे आप ऑनवर्ड्स जाएंगे तो आपके पास ज्यादा इसके बारे में आइडियाज आना शुरू हो जाएंगे, फिर उसके रिएक्शंस और बाकी चीजें हम डिस्कस करेंगे उसमें जाके. फिलहाल आप जो हम यहाँ पे चीजें क्लियरिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये हैं क्या और ये कितने अकसाम के होते हैं, इनके टाइप्स क्या हैं. हमने देखा कि इसकी अगर क्लासिफिकेशन में जाएं तो ये मोनोसेक्राइड हो सकता है, और मोनोसेक्राइड में फिर फर्दर जो उनकी क्लासिफिकेशन आती है वो डिपेंड करेगी कि इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन हैं. 3 कार्बन से ऑनवर्ड्स कोई भी मोनोसेक्राइड हो सकता है, जिसमें आपका अगर 3 वाला है तो उसका ट्रायोस का नाम देंगे, और फिर उसमें भी 2 कैटेगरीज आएंगे, या तो वो एल्डिहाइडिक फंक्शन के साथ होगा या फिर वो कीटोनिक फंक्शन के साथ होगा. इस तरह से 4 कार्बन वाला होगा तो टेट्रोस कहेंगे, फिर पेंटोज हैं, हेक्सोजेस हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे डेली लाइफ में इस्तेमाल की चीजें वो आपके हेक्सोजेस के फॉर्म में होते हैं. हम घर में जो ग्लूकोज इस्तेमाल करते हैं दैट्स अ एल्डोहेक्सोज, यानी एल्डिहाइड फंक्शन के साथ हेक्सोज है. और जो फ्रक्टोज, जिसमें बताया कि आपका हनी के अंदर, हनी जो शहद है इतना मीठा क्यों होता है, बिकॉज इट कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ द फ्रक्टोज. तो फ्रक्टोज जो है ये भी हेक्सोज है, लेकिन कौन सा हेक्सोज है, इट्स अ कीटोहेक्सोज, क्योंकि इसके अंदर जो फंक्शन है वो कीटोनिक फंक्शन है, इसलिए हम कहेंगे दिस इज कॉल्ड एज ई कीटोहेक्सोज. तो इस तरह से हमने देखा कि जो मोनोसेक्राइड हैं उनकी भी फर्दर क्लासिफिकेशन की गई है डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट मोनोसेक्राइड. फिर हमने देखा कि डाइसेक्राइड हो सकता है. डाइसेक्राइड का मतलब ये है कि 2 मोनोसेक्राइड यूनिट्स आपस में यूनाइट होंगे बाय मींस ऑफ द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू आगे 2 यूनिट मिलके डाइसेक्राइड में मिल सकते हैं. 3 यूनिट मिलकर रह सकते हैं, हम उसको ट्राइसेक्राइड का नाम देंगे. 4 यूनिट्स मोनोसेक्राइड के मिलकर आपस में रह सकते हैं, उसको टेट्रासेक्राइड का नाम देंगे. और जब भी दो से ज्यादा मोनोसेक्राइड्स मिलेंगे तो जो उनकी जो लिंकेज कहलाएगी उसको हम कहेंगे दैट्स कॉल्ड दी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. इस तरह फिर पॉलीसेक्राइड में हम आ गए. हमने देखा कि हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉलीसेक्राइड्स हैं जिसमें आपका ग्लाइकोजन है, जिसमें आपका पॉलीसेक्राइड्स में जैसे सेलुलोज है जो प्लांट्स की सबसे बड़ी स्ट्रक्चर है प्लांट्स की, दैट इज कंपोज्ड ऑफ द सेलुलोज. उसका जितना भी पार्ट बनता है प्लांट्स के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द यू कैन से सेलुलोज के फॉर्म में होता है. बिकॉज ह्यूमन या एनिमल्स जो हैं वो अपना ग्लूकोज नहीं जनरेट कर सकते, वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं बॉडी उनकी जनरेट कर सकती, तो इसका मतलब है वी आर डिपेंडेंट अपॉन द
प्लांट, सारे का सारा अमाउंट हमें प्लांट से लेना होता है. So that was all about today's lesson, and now I am going to check out your comprehension so that I can see, I can watch out that how many things you have got from this lesson. The first MCQ multiple choice question of today's lesson: which of the following carbohydrates cannot be further hydrolyzed into simpler forms? Which of the following carbohydrates cannot be further hydrolyzed into simpler forms? Is it polysaccharide, oligosaccharide, disaccharide, or monosaccharide? Which of the following carbohydrates cannot be further hydrolyzed into simpler forms? Polysaccharides, oligosaccharides, disaccharides, or monosaccharides. Second question of today's lesson: which of the following linkage unite monosaccharide units to produce higher carbohydrates? जो बड़े कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल्स हैं उनको बनाने के लिए जब यूनिट्स आपस में मोनोसेक्राइड के यूनाइट होते हैं तो बताइए उनका कौन सी लिंकेज कंसिडर की जाती है? इज इट ईथर लिंकेज, इज इट एस्टर लिंकेज, इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, या उसको हम कहेंगे दैट्स कॉल्ड दी पेप्टाइड लिंकेज. You have to answer us which of the following linkage unite monosaccharide units to produce higher carbohydrates: ether linkage, ester linkage, glycosidic linkage, or is it peptide linkage? Last question of today's lesson, dear friends: which of the following can form a colloidal solution when dissolved in water? Which of the following can form a colloidal solution when dissolved in water? Is it glucose, sucrose, starch, or cellulose? Which of the following can form a colloidal solution when dissolved in water? Glucose, sucrose, starch, or cellulose? Dear friends, that was all about today's lesson, and I hope that you might have got a lot from this lesson. Keep watching our programs so that you can enjoy, you can improve your sciences, you can improve your maths strategies, and you can improve the English as well. Thank you very much for being with us. Have a nice time. Take care. And